सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है CUT 24/7 पर। और आज हम पढ़ेंगे हमारे बुक नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये तो शायरी सी बन गई है ना। चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड आज हम देखने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड, क्या होता है इंटरनल ट्रेड, क्या होता है डोमेस्टिक ट्रेड, क्या होता है मल्टीलैटरल ट्रेड, क्या होता है बायलैटरल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। साथ ही में इस इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए हमें इतिहास में भी जाना जरूरी है, हिस्ट्री को भी देखना जरूरी है कि इस इंटरनेशनल ट्रेड की शुरुआत कहाँ से हुई। इंसान की ज़रूरतों ने ये इंटरनेशनल ट्रेड शुरू किया और इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़ा जो आधार है वो ये है कि जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है और जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। दुनिया भर के ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है एक दूसरी कंट्री पर निर्भरता, डिपेंडेंसी, मिनरल्स को लेकर के, कंज्यूमर गुड्स को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को लेकर के, सर्विसेज को लेकर के, आउटसोर्सिंग को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, ठीक है ना। इन सब के ज़रिए जो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा और ये इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये बहुत पुराना है। रोमन साम्राज्य से इंडिया करीबन 3000 साल पहले जो है वो बिज़नेस किया करता था। धीरे धीरे इस इंटरनेशनल ट्रेड के चलन बदले हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलग तरह का इंटरनेशनल ट्रेड था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलग तरह का इंटरनेशनल ट्रेड था, मुगल काल में अलग तरह का इंटरनेशनल ट्रेड था। ऐसे ही पूरी दुनिया भर में ट्रेड के जो फ्रिक्शंस थे वो अलग अलग तरीके के थे। साथ में हम देखते हैं कि जब कॉलोनियल पीरियड आया तो इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल बदल गया। जो कमज़ोर देश थे या जो कॉलोनीज थी वो केवल रॉ मटेरियल की सप्लाई करते थे। साथ में हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है। साथ में हम WTO और उसके रोल को देखेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। साथ में ये इंटरनेशनल ट्रेड जो कि आज दुनिया की बैकबोन बन चुका है, हर एक कंट्री की बैकबोन, उसके पैसे कमाने का साधन जो है उसका इंटरनेशनल ट्रेड है। और ये इंटरनेशनल ट्रेड जो है डिपेंड करता है पोर्ट्स पर। कई तरह के पोर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह, जो कि इसकी रीढ़ की हड्डी है, जिसे कहते हैं गेटवे ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का रास्ता जो है वो पोर्ट से होकर के जाता है। तो आइए देखते हैं इस लेसन में क्या कुछ है। तो आपके सामने ये है इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो थ्रू द ट्रेन, ठीक है ना, थ्रू द ट्रक्स भी होता है, ठीक है, जिनके बॉर्डर नज़दीक होते हैं। थ्रू द पोर्ट सबसे ज़्यादा जो होता है सी पोर्ट के थ्रू होता है इंटरनेशनल ट्रेड, और फिर एयर के थ्रू होता है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, चले भाई आ जाए सभी स्टूडेंट। सबसे पहले जो है आप चैनल को लाइक कर लें, आप चैनल को जो है वो शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटरनेशनल ट्रेड जो है ओल्ड बुक के अंदर ये लेसन जो है ये 9 नंबर का है, ठीक है ना। ओल्ड बुक की अगर हम बात करें तो जो लेसन है ये कितनी, ये 9 नंबर का है। और जो न्यू बुक है आपकी उसमें इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो 8 नंबर पर है, जो नई बुक आई है। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो इसको अपन साफ कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरनेशनल ट्रेड जो है यहाँ पर उसको हम दे देते हैं 9 नंबर, 8 नंबर, ठीक है ना, 8 नंबर नई बुक के अकॉर्डिंग और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चलें भाई। तो ट्रेड इज मे बी ए कंडक्ट टू अ टू लेवल ऑफ द इंटरनेशनल एंड द नेशनल। भाई ट्रेड दो तरीके से होता है, एक इंटरनेशनल ट्रेड होता है और एक नेशनल ट्रेड होता है। नेशनल ट्रेड जो होता है वो किसी एक कंट्री के अंदर होता है। जैसे कि अपन इंडिया का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना। कश्मीर और असम के बीच में ट्रेड हो रहा है, राजस्थान और चेन्नई के बीच में ट्रेड हो रहा है, ऐसे चेन्नई और गुजरात के बीच में ट्रेड हो रहा है। ये इंटरनल ट्रेड है जो कंट्री के अंदर होता है, जो इंटरनल पार्ट्स में होता है, उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं, उसे डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं, ऐसे नेशनल ट्रेड भी कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया जो है वो यूरोप के कई सारे देशों के साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप मल्टीपल कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं तो उसे बायलैटरल ट्रेड कहते हैं। अगर आप किसी एक कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, मान लो कि इंडिया जो है वो अर्जेंटीना के साथ ट्रेड कर रहा है, तो इसे बायलैटरल ट्रेड कहेंगे। मल्टीलैटरल ट्रेड मतलब बहुत सारे देशों के साथ काम करेंगे, बहुत सारे देशों के साथ जो है बिजनेस करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे मल्टीलैटरल ट्रेड कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड दो फॉर्म में होता है, मल्टीलैटरल ट्रेड यानी कई देशों के साथ में, और बायलैटरल ट्रेड मतलब दो देशों के बीच में। ठीक है, साथ में नेशनल ट्रेड कंट्री के अंदर होता है, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटी, अलग अलग टाउन्स के बीच में। ओके, नेशनल ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं और इंटरनल ट्रेड भी कहा जाता है। साथ में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज अमॉन्ग द कंट्रीज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। सिंपल है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया, गुड्स और सर्विसेज का जो है वो एक्सचेंज हो रहा है,
हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को जो है वो इंटरनेशनली और नेशनली, मैं बार बार जो है वो इंडिया का एग्जांपल देकर के समझाऊंगा, ठीक है ना। आप ये एग्जांपल इंडिया की जगह अर्जेंटीना भी रख सकते हैं, यूएसए भी रख सकते हैं, ब्रिटेन भी रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पूरी की पूरी जो है ये जो डेफिनेशन है ये हर हाल में करेक्ट रहेगी इस मामले में। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, इसमें कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, केमिकल्स होते हैं, ओर्स होते हैं। सर्विसेज का मतलब हम आउटसोर्स करते हैं सर्विसेज को, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, केपीओ है, बीपीओ है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन है, टूरिज्म है, ये सब सर्विसेज है, ठीक है ना, वकील है, डॉक्टर्स हैं। तो गुड्स और सर्विसेज का हम क्या करते हैं, अक्रॉस द नेशन, नेशन के बाहर जाकर के अलग अलग कंट्रीज में हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, ठीक है। The country need to trade to the obedient commodities they can produce themselves or they can purchase elsewhere at the low price, है ना भाई। ट्रेड किसका हो रहा है अगर देखे जाए तो कमोडिटीज का ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना। कमोडिटीज का मतलब गुड्स हो गया इसके अंदर, इसमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स हैं, गेहूं है, चावल है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, मिनरल्स हैं, आयरन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है ना। और ट्रेड कब होगा, हो सकता है कि कुछ सामान हमारे पास ना हो तो हम बाहर से मंगवाएंगे। मान लो कि इंडिया के पास जो है वो यूरेनियम नहीं है, ठीक है ना, एटॉमिक सेंटर्स के लिए, तो यूरेनियम हम जो है वो कनाडा से मंगवा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया से मंगवा रहे हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पास मान लो कि बाजरा नहीं है तो बाजरा यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या कह रहा है, द कमोडिटीज दे प्रोड्यूस देमसेल्व्स और दे कैन परचेज एल्सवेयर, या तो खुद प्रोड्यूस कर लें या कहीं और से मंगवा लें एट अ लो प्राइस। खरीदारी कब होती है, मांड वाली कहते हैं ना उसको, जब पैसे कम करके किए जाते हैं तब जाकर के ये ट्रेड होता है। हर ट्रेड, नेशनल ट्रेड भी ऐसा होता है, इंटरनेशनल ट्रेड भी ऐसा ही होता है। द इनिशियल फॉर द ट्रेड वाज द बार्टर सिस्टम वेयर द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ द गुड्स टुक प्लेस। बार्टर सिस्टम का मतलब आज भी गांवों के अंदर आप देखोगे, ठीक है ना, बार्टर सिस्टम अब तो शायद नहीं होगा, मैंने अपने बचपन में देखा है कि एक कुल्फ़ी बेचने वाला जो आदमी आता था वो घर के ख़राब बर्तन लेकर के आपको कुल्फ़ी देता था, या घर में ख़राब कांच की बोतलें पड़ी उनको देकर के आपको जो है कुल्फ़ी देता था। कुछ लोग गांव में साड़ियाँ बेचने आते थे और गेहूं लेते थे साड़ियों के बदले। बार्टर सिस्टम मतलब आप वस्तु विनिमय कर रहे हैं, एक चीज़ के बदले आप दूसरी चीज़ खरीद रहे हैं, एक गुड्स देने के बजाय आप दूसरा गुड्स ले रहे हैं। इसमें कहीं से भी करेंसी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसमें पेपर करेंसी नहीं है, इसमें सिक्के नहीं है, ठीक है ना। इसमें एक गुड्स के बदले, जैसे मान लो कि मुझे शर्ट खरीदना है तो मैंने जाकर के दुकान पे 5 किलो केले दे दिए और केले के बदले मैंने शर्ट ले लिया, इज अ बार्टर सिस्टम, ठीक है ना। ये ओल्ड सिस्टम था, अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है। कुछ ट्राइबल्स एरियाज में, कुछ विलेजेस में आज भी सिस्टम जिंदा है वहाँ के लोकल गुड्स और प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। चले भाई, तो मेनली क्या बात हुई, इंटरनेशनल अगर ट्रेड की बात करें, दो तरह का ट्रेड होता है, एक इंटरनेशनल ट्रेड होता है और एक नेशनल ट्रेड होता है। इंटरनेशनल ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, कंट्रीज के बीच में। ये दो तरीके का होता है, मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज के साथ में, बायलैटरल मतलब दो कंट्रियों के बीच में। नेशनल का मतलब होता है विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है, इसे नेशनल ट्रेड भी कहते हैं, इसे डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसे इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, साथ में हमने बात किया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री। आप अपने नेशन के बाहर जाके गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हो और बेच रहे हो। साथ में यहाँ पर जो चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है, या जिन गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है, जिनका बिजनेस किया जाता है, भाई मैं बिजनेस क्यों करूंगा, सिंपल सी बात है। या तो मेरे पास कोई, मान लो मेरे पास गेहूं बहुत होता है तो मैं जिन देशों में गेहूं की कमी वहाँ गेहूं बेचूंगा। जैसे कई बार भारत अफगानिस्तान को चावल और गेहूं देता है, वहाँ पे चावल और गेहूं नहीं हो रहा है इतना, क्योंकि हमारे पास सरप्लस है। साथ में इंडिया जो है कई सारे सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर जो है वो अमेरिका से, जापान से, ताइवान से खरीदता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अब नहीं बन रहा है। तो जो चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब सामान को देश के बाहर भेजना या बेचना बाहर, और इंपोर्ट मतलब जो सामान अपने पास कम है उसको बाहर से मंगवाना, तो करते हैं एट लोअर प्राइस, कोशिश करते हैं कम से कम पैसे में हमको चीज़ मिल जाए दुनिया में। साथ में ही शुरुआत के अंदर जो ट्रेड होता था वो बार्टर सिस्टम होता था। हम यहाँ से काली मिर्च देते थे और वो हमको यहाँ पे रेशम देते थे, या उनको रेशम, काली मिर्च और शराब देते थे, उसके बदले वो हमें वहाँ की कमोडिटी देते थे। तो गुड्स का एक्सचेंज होना, सामान के बदले सामान, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंटरनेशनल ट्रेड का जो पूरा का पूरा खेल है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। एक्सपोर्ट मतलब किसी, जैसे मान लो कि मैं इंडिया हूं, आप भी इंडिया हैं, ठीक है ना, ये इंडिया है और ये अमेरिका है। अगर इंडिया अमेरिका को सामान बेचता है तो उसे कहेंगे हम एक्सपोर्ट, ठीक है ना। अगर इंडिया से सामान अमेरिका जाकर के बिक रहा है तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, और यदि इंडिया अमेरिका या यूरोप या किसी और कंट्री सामान मंगवा रहा है इसका मतलब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है।
हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं, हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, हम सोना इंपोर्ट करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। सिंपल है। ओके, हम बाहर से इन चीज़ों को मंगवाते हैं, सोने को बाहर से मंगवाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है हमारे पास, डीजल पेट्रोल गैसेस जो है हम बाहर से मंगवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनरीज वगैरह हैं, ठीक है ना, उनको हम बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, तो हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब देश के बाहर सामान को बेचना, इंपोर्ट मतलब देश में सामान मंगवाना। ठीक है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की बात कर लें। अब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है इंटरनेशनल ट्रेड की। ठीक है ना, शुरुआत में इंटरनेशनल ट्रेड किसके बीच में हुआ, ठीक है ना, किन देशों के बीच में होता था, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जब से मानव जीवन ने एक सोसाइटी का रूप लिया, जब से हम एक समाज का रूप लेने लगे और हमारी ज़रूरतें धीरे धीरे अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी के विकसित हुई, अलग अलग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने से अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी, और जब अलग अलग चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने लगी तो हमने उन अलग अलग चीज़ों को ढूंढना शुरू किया, और जहाँ से भी हमारी डिमांड फुलफिल हो सकती थी वहाँ से हमने ये सामान मंगवाया। जैसे सेमीकंडक्टर, इंडिया में आईटी इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है, हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिक कारों की बात करते हैं, ठीक है ना, हम अच्छे मोबाइल्स की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स की हमें बहुत ज़रूरत पड़ रही है, तो हम उसको बाहर से कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं बाहर से, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। ऐसी किसी देश की ज़रूरत हो सकती है ग्रेन की, चावल की, गेहूं की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है ना, इसे ही इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और पुराने ज़माने से, आज से 3, 3.5, 4,000 साल पहले से ये बिज़नेस हो रहा है। पहले ये बिज़नेस जो होता था ये लैंड रूट के थ्रू होता था। बाद में जब पोर्चुगीज़ और स्पेनिश ने बहुत सारे समुद्री मार्ग खोज लिए, लाइक कोलंबस, लाइक वास्को डी गामा, तो फिर समुद्र के रास्ते ये बिज़नेस होना शुरू हो गया। ठीक है, चले तो देखते हैं। इन एंशिएंट टाइम the transporting goods over a long distance was risky, hence the trade was restricted to local markets. लोकल टाइम में इंटरनेशनल ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता था, बहुत रिस्की होता था, लूटपाट हो जाती थी, है ना। इंडिया से कोई सामान रोम जा रहा है तो दिक्कत होगी, बीच में लूटपाट हो जाएगी। इसलिए मार्केट बहुत छोटे थे, बहुत श्रिंक थे, और लोकल मार्केट में ही सामान बेचे और खरीदे जाते थे। ठीक है, द सिल्क रूट इज द अर्लियर एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिंग रोम टू चाइना अलॉन्ग द 6,000 किलोमीटर. The trader transport Chinese silk, Roman wool, precious metal like silver and gold. ठीक है, many other high value commodities from the intermediate points in the India, Persia, Central Asia. और बहुत सारी जो सामान थे वो इस सिल्क रूट तक पहुंचते थे, इंडिया से, पर्शिया से और सेंट्रल एशिया से। जैसा कि इस रूट में मैं दिखाऊं आपको, ये सिल्क रूट है, ठीक है ना, ये सिल्क रूट है पूरा का पूरा, ये है सिल्क, ये मेन सिल्क रूट की अगर मैं बात कर लूँ आपके सामने, ये मेन सिल्क रूट है, ठीक है ना, जो कि ठेठ कहाँ तक जा रहा है। मेन सिल्क रूट की बात कर लें तो ये जा रहा है आपके रोम तक जा रहा है। ठीक है, ये मेन सिल्क रूट की अगर मैं बात करूँ, लेकिन ये सिल्क रूट जो है ये बहुत सारे ट्रेड रूट से जो था कनेक्टेड था। ठीक है ना, बहुत सारे ट्रेड रूट से कनेक्टेड था। तो इंडिया, सेंट्रल एशिया की बात अगर हम कर ले तो पूरा का पूरा सामान जो है, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, आज का सेंट्रल जो है वो एशिया का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, ईरान, पर्शिया, यहाँ से सामान जो था वो यूरोप के अंदर जाता था। ठीक है ना, और ये 6,000 किलोमीटर लंबा ट्रेड रूट है। कितना, और ये बहुत प्राचीन है, लगभग 2,500-3 हज़ार साल तक इस ट्रेड रूट से जो है बिजनेस होता रहा, जब तक कि कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन नहीं हो गया। ठीक है ना, टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा नहीं कर लिया, तब तक इस रूट से ट्रेड होता रहा। लेकिन 11वीं, 12वीं, 13वीं सदी के बाद में जो है 14वीं सदी के आते आते बहुत सारे रूट्स जो हैं वो समुद्र के रास्ते खोज लिए गए, और फिर जो है समुद्र के रास्ते जो है वो बिज़नेस होना शुरू हो गया। ओके, चले भाई। Okay, the 15th century onwards, the European colonialism began, and along with the trade exotic commodities, a new form of the trade emerged, which was called a slave trade. ठीक है ना, एक्जोटिक कमोडिटीज की बात कर लें हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे वस्त्रों की बात कर लें, इत्रों की बात कर लें, ठीक है ना, काली मिर्च की बात कर लें हम यहाँ पर, ठीक है ना, मसालों की बात कर लें, वाइन्स की बात कर लें, डायमंड्स की बात कर लें, ठीक है ना, सोने चांदी की कर ले। तो कॉलोनियल पीरियड जब शुरू हुआ यूरोपियंस का, तो सबसे पहले समुद्री मार्ग खोजे गए, उसके बाद धीरे धीरे जो है सी रूट डेवलप होने के बाद में इनका बिजनेस होना शुरू हुआ, और इस बिजनेस के अंदर स्लेव ट्रेड, इंसानों की खरीद फरोख्त, ठीक है ना, इस तरीके से स्लेव ट्रेड होता था। स्लेव ट्रेड का सबसे बड़ा पार्ट था अफ्रीका के अंदर। अफ्रीकन जो निग्रोस थे उनको जो है वो गाँवों से पकड़ करके लाया जाता था युद्ध में हरा करके, और फिर उनको जो है अलग अलग अमेरिका और यूरोप में अलग अलग जगहों पर इनसे जो है बड़े बड़े खेतों में जो है इनसे काम कराया जाता था। ठीक है ना, इंडिया से भी स्लेव ट्रेड होता था, और इंडिया से गिरमिटिया लोग कहते थे उनको, जो वेस्ट इंडीज़, फिजी और ऐसे कई सारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने के लिए इनको ले जाया गया। देख रहे हो ना, याद भी देखो,
है ना, इंसानों की खरीद फरोख्त, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और ये अमेरिका और यूरोप आज की तारीख में हमको इंसानियत सिखा रहे है ना, इनके हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं, ठीक है। तो दैट्स द वे, देखो आप इंसानों को खरीद करके जो है वो हाथ पैर बांध के ले जाया जा रहा है, ठीक है ना। चले भाई, तो स्लेव ट्रेड वाज द अबॉलिश इन द डेनमार्क, जो स्लेव ट्रेड खत्म किया गया, शुरू हुआ 250-300 साल तक चलता रहा, फिर डेनमार्क में 1972 में इसको खत्म किया गया, ग्रेट ब्रिटेन में इसको 1807 में खत्म किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स में 1808 में इसे एंड किया गया, है ना, इसे बैन कर दिया गया स्लेव ट्रेड को। तो ये तीनों की तीनों जो डेट्स हैं और तीनों की तीनों जो प्लेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड के हिसाब से भी और CUET के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेनमार्क में 1792 में इसको जो है वो बैन किया गया, ग्रेट ब्रिटेन को 1807 में बैन किया गया और यूनाइटेड स्टेट्स में से 1808 में बैन किया गया। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द डिमांड फॉर द रॉ मटेरियल लाइक अ ग्रेन लाइक अ बात कर ले तो गेहूँ, चावल, मक्का वगैरह, मीट, वूल आल्सो एक्सपेंडेड, ठीक है ना। द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन इज improve the primary product as a raw material and they exported the value added finished product back to the non industrial nation। फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप के अंदर, ठीक है ना, तो उसके बाद एक काम शुरू किया इन्होंने। क्या काम शुरू किया? बड़ा मज़ेदार काम शुरू किया। इंडिया जैसी कॉलोनीज थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, अफ्रीका, ठीक है ना, इन सबसे कच्चा माल लेके जाते थे। यहाँ से कॉटन ले गए, इंडिको ले गए, कच्चा माल ले गए और उस कच्चे माल को जाते थे यूरोप में। यूरोप में जाकर के उस कच्चे माल के अंदर वैल्यू ऐड करके मैन्युफैक्चर करके, मतलब कॉटन से शर्ट बना लिया, कपड़ा बना लिया और उसको लाके बेचते थे उन देशों के अंदर जहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है। तो जिन देशों से रॉ मटेरियल लिया दबाव में लेकर के, मार पिटाई करके, ठीक है ना, ज़बरदस्ती, उन्हीं देशों को फिर तैयार मटेरियल बेचना शुरू कर दिया, मतलब एक्सप्लॉइट किया। जिन देशों से रॉ मटेरियल लिया उसको जाके तैयार किया यूरोप में और उसको तैयार करके उसको वैल्यू ऐड करके उसके अंदर, मतलब कॉटन से यान बना, यान से कपड़ा बन गया और उसी कपड़े को ले जाके उसी कंट्री में बेच दिया जहाँ से रॉ मटेरियल लिया था। मतलब दुगनी कमाई, ठीक है ना, दोनों तरफ से कमाई की गई और उन कंट्रीज में बेचा गया जो कि नॉन इंडस्ट्रियल नेशंस थे, ठीक है ना, और अपने दामों पर बेचा गया, ठीक है। नॉन इंडस्ट्रियल कंट्री लाइक इंडिया, लाइक अफ्रीका की कंट्रीज थी, है ना, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री थी, वहाँ पर बेचा गया। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड द कंट्री इम्पोज द टैक्सेज एंड क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में कई सारे देशों ने जो है वो टैरिफ्स लगा दिए, टैक्स लगा दिए विदेशी सामानों पर अपने मार्केट को बचाने। मान लो कि इंडिया का मार्केट 100% ओपन हो जाए, ठीक है ना, तो हो सकता है कि बहुत सारे अपनी जो कमोडिटीज़ है वो मार्केट से आउट हो जाए, क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियन कमोडिटीज़ आके उनको टक्कर दें और फिर हमारी कमोडिटीज़ जो है वो फेल हो जाए मार्केट में, क्वालिटी के पर्पज़ से या रेट के पर्पज़ से। तो कई सारी कंट्रीज़ ने आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर टैक्स लगा। जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया ने एक लग्जरी कार पर 137% टैक्स लगा रखा है। इसका मतलब हर कोई तो खरीद नहीं पाएगा उसको, क्योंकि हमें इंडियंस कार भी बेचनी है, तो विदेशी कारों पर 137% टैक्स ठोक दिया। टैक्स ठोकती महंगी होगी, महंगी होते ही लोगों की जेब में नहीं आएगी, जेब में मतलब लोग खरीद नहीं पाएंगे, उसको इतना पैसा नहीं है, तो फिर उनको मजबूरी में इंडियन कार से खरीदनी पड़ेगी, मतलब बड़ी पॉपुलेशन को, क्योंकि हमने टैक्स बढ़ा दिया और इससे हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो सेव होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के बाद में अपने बिजनेसेस को बचाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू जो सामान आ रहा था, इंपोर्ट जो हो रहा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने टैक्सेस लगा दिए आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। चले भाई आ जाए ऑन द टैरिफ एंड ट्रेड विच लेटर बिकम ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके लिए इन्होंने 1948 में आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में इन्होंने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, गैट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसे कहते हैं गैट, ये लाया गया। इसके थ्रू अपने देश के मार्केट को बचाने के लिए उन्होंने बाहर से आने वाले सामान पर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए और टैक्सेस से फिर कमाई भी होना शुरू हो गई, ठीक है, ओके। विच लेटर बिकम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यही बाद में 1995 में WTO बन गई। क्या बन गई? WTO बन गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वाई डज द इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? सीधी सी बात है, हर एक कंट्री के पास में सब कुछ नहीं है। किसी के पास यूरेनियम है, तो किसी के पास में आयरन ओर है, तो किसी के पास में कोयला है। अलग अलग डेमोग्राफी है, अलग अलग मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग जो एक्जोटिक कमोडिटीज़ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग एग्रीकल्चर पैटर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस वजह से हर एक देश अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कहीं लेबर सस्ती है, ठीक है ना, कहीं रॉ मटेरियल चीप है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंपेरेटली एडवांटेज कॉम्प्लीमेंट्री एंड द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज एंड इन द प्रिंसिपल शुड बी ए मैनुअली बेनिफिशियल फॉर द ट्रेडिंग पार्टनर्स, ठीक है। इन द मॉडर्न टाइम ट्रेड इज द बेसिस ऑफ
द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज रिलेटेड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशंस। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है ना, कि ट्रांसपोर्टिविटी कितनी है, सामान बाहर से सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमारी ज़रूरतें कितनी है। ठीक है ना, उस पर बेस करता है। अब बेस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर लें। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बेस की बात कर लें तो क्या बेस है इंटरनेशनल ट्रेड का? जैसे मैंने बताया कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, हो सकता है वो यूरेनियम बाहर से लेनी पड़े, हमको सेमीकंडक्टर जो है वो विदेशों से खरीदना पड़े। ऐसे यूरोप की हो सकता है हमसे वेजिटेबल की डिमांड हो, ठीक है ना, ग्रेन्स की डिमांड हो, ठीक है ना, या फिर सोने के आभूषण, गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड हो, डायमंड्स की डिमांड हो हमसे। ठीक है ना, हर एक देश की अपनी अपनी अलग अलग डिमांड होती है और हो सकता है कि उसका वो सामान ना हो तो बाहर से खरीदेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड, improve the customer services, lower prices, increase the consumer choices, better quality products, increase the competition between the suppliers। ठीक है, जिससे सस्ते सस्ता माल मिल सके। ये कुछ आधार जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के हैं। ठीक है ना, जैसे कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एक लेमन में समझने के लिए था, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात कर लें हम लोग तो डिफरेंस नेशन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्रीज ड्यू टू देयर वाइड जियोलॉजिकल रिलीफ, सॉइल एंड क्लाइमेट। डिफरेंसेज इज द नेशनल रिसोर्सेज। हर एक देश के अपने अपने नेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। और क्यों ऐसा? वेरिड जियोलॉजी, रिलीफ, अलग अलग तरह का लैंडफॉर्म है, अलग अलग तरह की जियोलॉजी है, सॉइल का टाइप अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस है। तो अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकता है एग्रीकल्चर पैटर्न और वेजिटेशन पैटर्न अलग अलग तरह के हो, सॉइल अलग अलग होगी तो एग्रीकल्चर का पैटर्न अलग अलग होगा, अलग अलग तरह की रिलीफ होगी, कहीं माउंटेन होगा, कहीं रेगिस्तान होगा, कहीं प्लेटू होंगे, कहीं प्लेन होंगे, तो उसकी अलग अलग जो है वहाँ पे चीज़ें ग्रो करेंगी। जियोलॉजी अलग अलग तरह की होगी तो अलग अलग तरह के मिनरल्स होंगे। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। द डिटरमाइन द मिनरल रिसोर्सेज बेस्ड एंड द टोपोग्राफिकल डिफरेंस एंश्योर द डिफरेंट टाइप ऑफ द कोप्स एंड द क्रॉप्स एंड द एनिमल राइज। तो जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगा। हो सकता है कि भारत में जैसे मान लो गेहूं और चावल अच्छा उगता है, अफगानिस्तान में गेहूं और चावल नहीं होता, तो अफगानिस्तान को गेहूं और चावल की डिमांड है तो इंडिया से गेहूं चावल जाएगा। कुछ देशों में मक्का बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ से, जिन देशों में मक्का नहीं होता वो मक्का मंगवा लेंगे। कुछ देशों में गन्ना अच्छा होता है तो वहाँ से गन्ना मंगवा लेंगे। कुछ देशों में कॉफ़ी बहुत होती है और कुछ देशों में कॉफ़ी नहीं होती, तो डिमांड हो रही है ना, जिन देशों में कॉफ़ी नहीं होती उनको कॉफ़ी पीनी है तो कॉफ़ी बाहर से मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, मिनरल्स रिसोर्सेज भी ऐसे ही हैं। हर जगह मिनरल रिसोर्सेज पूरी दुनिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं कोयला बहुत ज़्यादा है, कहीं कोयला बहुत कम है, और कोयला जहाँ कम है वो कोयला को फिर मंगवाएगा आपके थ्रू। ठीक है ना, क्या करेगा? मंगवाएगा बाहर से। मंगवाएगा कि नहीं मंगवाएगा बताओ, है ना, मंगवाएगा। ठीक है, ओके। क्लाइमेट, इट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ द फ्लोरा एंड फोना ऑफ रीजन्स एंड थस द इन्फ्लुएंस प्राइमरी प्रोडक्ट। ओके, सिंपल है। ठीक है ना, तो क्लाइमेट अलग अलग होगा तो फ्लोरा एंड फोना, वेजिटेशन अलग होगा, जंगल अलग तरीके होंगे, अलग अलग तरीके के जानवर होंगे, तो जंगल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड भी अलग अलग तरीके होगी। ठीक है, पॉपुलेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन स्किल्ड है, तो वहाँ पर आपको लोअर प्राइस में लेबर मिल जाएगी। जैसे इंडिया है, चाइना है, तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया और चाइना में आकर अपने प्लांट लगा रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वर्क डिमांड बहुत ज़्यादा है, जॉब की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए सस्ते में काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो जब सस्ते में काम करने वाले लोग मिल जाएंगे तो कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो फिर तो पॉपुलेशन फैक्टर। फिर कल्चरल फैक्टर और साइज ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। कल्चरल फैक्टर क्या है? आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप होगा। अब इंडिया के अंदर आप देखते हो हैंडीक्राफ्ट्स बहुत डेवलप हैं, अलग अलग तरीके की। कोई मिथिलांचल की अलग कला है, राजस्थान की अलग कला है, गुजराती की अलग कला है। ठीक है ना, साउथ इंडिया के अंदर अलग अलग तरह की रेशम की साड़ियाँ बनती हैं। राजस्थान में आर्ट वर्क बहुत होता है, गुजरात में आर्ट वर्क बहुत होता है। ठीक है ना, मिथिलांचल में आर्ट वर्क बहुत होता है। ठीक है ना, सब जगह अलग अलग अपनी खासियत है, तो उससे भी इंटरनेशनल ट्रेड बनता है क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड होती है अक्रॉस द वर्ल्ड। साइज ऑफ द पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो पॉपुलेशन फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन की बात कर लें, साथ में बात करें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मिनरल रिसोर्सेज और क्लाइमेट। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मिनरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन फैक्टर, कल्चरल फैक्टर और साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये 5 फैक्टर जो हैं वो आपको पकड़ के रखना है, बेसिक ऑफ द इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है ना, क्योंकि यही 5 फैक्टर जो हैं वो डिमांड को समझाते हैं और डिमांड को बताते हैं। ठीक है ना, अमेरिका का अलग क्लाइमेट है, वहाँ पर अलग तरह की एग्रीकल्चर होती है, अलग तरह का वेजिटेशन है, अलग तरह के मिनरल्स हैं वहाँ पर। ठीक है ना, अलग तरह का बिजनेस सेटअप है। इंडिया का अलग क्लाइमेट है, अलग जियोलॉजी है, अलग जोग्राफी है, अलग तरह क्लाइमेट है। तो जो चीज़ें, जो मिनरल्स या जो फ्लोरा फोना, जो एग्रीकल्चर वहाँ डेवलप है वो इंडिया में नहीं है, और अगर इंडिया में उसकी डिमांड है तो हम वहाँ से मंगा लेंगे, उनको जो डिमांड है वो यहाँ से मंगवा लेंगे। ठीक है ना, इंडिया से मंगवा लेंगे।
तभी तो इंटरनेशनल ट्रेड चलेगा, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एट द एवरी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट द टाइप ऑफ द आइटम ट्रेड चेंज इन द डेवलपिंग कंट्रीज। एग्रो प्रोडक्ट आर द एक्सचेंज फॉर द मैन्युफैक्चर गुड्स एंड द वाइस वर्सा फॉर द डेवलप्ड नेशंस, है ना। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर बहुत बड़ा है, तो एग्रो प्रोडक्ट्स, गेहूँ, चावल, वेजिटेबल्स, ठीक है ना, पल्सेस, दालें, इन सब का प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है डेवलपिंग कंट्रीज को चाहिए, तो डेवलप कंट्रीज इनसे एग्रो प्रोडक्ट मंगवा देती है, अमेरिका, यूरोप वगैरह, और अमेरिका और यूरोप जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भेज देते हैं। एक्सचेंज हो गया। एक्सटेंड ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन दे बूस्ट द ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, जैसे आज हम बात करते हैं इंडिया में फोर्ड कंपनी आ रही है, इंडिया में टेस्ला आ रही है, इंडिया के अंदर मैक्वेरी आ रही है, इंडिया में बर्कलेज आ रही है, केपीएमजी आ रही है, और भी इंटरनेशनल बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, ठीक है ना। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है किसी देश में, तो उस देश की ग्रोथ बढ़ती है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उसकी इनकम बढ़ती है, टेक्नोलॉजी नहीं आती है, ठीक है, साथ में उसका इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, और इंटरनेशनली उसकी इमेज जो है वो ग्रो करती है। तो ये सब डेवलपिंग कंट्रीज़ में। लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वो आने वाले समय में बिजनेस का हब होगा, मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, हमारे यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो फेवरेबल है बिजनेस के लिए, साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जो फेवरेबल है बिजनेस के लिए, साथ में ही हमारे यहाँ पर जो है वो बहुत लोअर प्राइस में जो है आपको स्किल्ड वर्कर मिल जाता है। इसलिए बहुत सारी कंपनियां जो है आउटसोर्सिंग करना शुरू कर दिया। आउटसोर्सिंग हम समझ चुके हैं लेसन नंबर 7 के अंदर, ठीक है। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट से देश की ग्रोथ होती है। और कौन से देश बढ़ते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि वहां पर सस्ते में हमको सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, टैक्सेज हो, सबसे हमें फायदा होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूस्ट द ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। Which is the lack in the capital required for the development of the mining, oil drilling, heavy engineering, lumbering and plantation agriculture by the developing, such as the capital intensive industries and developing countries. The countries, nations, industrial nations ensure the import of the food stuff, minerals, create a markets for their finished product, ठीक है। With the expansion of the rail, ocean and the air transport, better means of the refrigerator and preservative trade experience spiral expansion। और धीरे धीरे जो है ये जब इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो हैं बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनके लिए मार्केट जो है वो मुहैया कराते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं इंडिया में लगी हुई हैं जो कि केवल अमेरिका और यूरोप के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो इंडिया का तो फ़ायदा हो रहा है, इंडिया को कमाई हो रही है बाकायदा, ठीक है। साथ के अंदर अगर हम बात कर लें तो आज के टाइम में रेल ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, ट्रक ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, एयर ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, या फिर बात कर लें वाटर ट्रांसपोर्ट की, सब कुछ बहुत फास्ट और डेवलप हो चुका है। साथ में बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर और प्रिजर्वेशन के कई सारे तरीके आ गए जिससे बहुत सारा सामान बिना खराब हुए, खास करके फूड एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स वगैरह, वो दूसरे देश में हम भेज सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या है ना। अगर हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेड देखें तो कॉलोनियल पीरियड में अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेड देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज केवल, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मतलब ट्रेड किस तरफ हो रहा है, डेवलप और डेवलप्ड कंट्री, इसमें दो चीजें हैं, एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री से रॉ मटेरियल मंगवाते थे कॉलोनियल पीरियड में, और फिनिश गुड को डेवलपिंग कंट्रीज में बेचते थे। लेकिन आज की 21 सेंचुरी के अंदर चीजें बदल गई हैं। अब डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उन्होंने ट्रेड का डायरेक्शन बदल दिया। अब हम लोग जो है वो फिनिश गुड को डेवलप कंट्री को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन की ट्रेड का मतलब क्या है कि दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में बिजनेस का पैटर्न क्या है। मान लो कि पहले भारत बहुत सारा सामान, पहले हम चावल और गेहूं भी बाहर से मंगाते थे। पहले इंडिया में चावल और गेहूं भी कहां से आता था, मैक्सिको और अमेरिका से आता था, कनाडा से आता था। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब क्या हो गया, अब हम दुनिया के कई सारे देशों को जो है वो चावल और गेहूं भेजते हैं, कई सारे देशों को। तो हमने ट्रेड की डायरेक्शन बदल दी। पहले हम मंगवाते थे, इंपोर्ट करते, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं, अब हम बेचते हैं, तो हमारी कमाई बढ़ रही है। धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज क्या है वो लीस्ट डेवलप्ड होने की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द प्रेजेंट यूज टू द एक्सपोर्ट वैल्यूएबल गुड्स एंड द आर्टिफैक्ट्स। वैल्यूएबल गुड्स की बात कर लें, सोने चांदी की बात कर लें, आर्टिफैक्ट्स की बात कर लें जो हम हाथ से बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना।
ओके, मिनरल्स भी वैल्यूबल गुड्स में आता है, ठीक है, विच वर एक्सपोर्टेड टू द यूरोपियन कंट्रीज। और यहाँ पे वैल्यूबल गुड्स का सीधा सा मतलब है जिसकी डिमांड है मार्केट में, वो वैल्यूबल है, वो पानी भी हो सकता है, इन सिंपल। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें, हिस्ट्री में जाकर के देखें, तो प्रेजेंट यूरो एक्सपोर्ट वैल्यूबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स विच वर द एक्सपोर्टेड टू द यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द 19th century, देयर वाज द रिवर्सिबल इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। द वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न अंडरवेंट द चेंज ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 20th century। यूरोप लॉस्ट इट्स कॉलोनी वाइल द इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड द कंपीटिंग विद द डेवलप्ड कंट्रीज। पहले तो हम सब लोग उनके अंडर थे, यूरोप के अंडर थे, तो सब कुछ वही करते थे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आज़ाद हुए तो हमने भी उनको कंपटीशन देना शुरू कर दिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। ओके, चलें, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बहुत सिंपल सा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इसको समझने की जरूरत है। दो चीजें हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, एक है एक्सपोर्ट और एक है इंपोर्ट। एक एक्सपोर्ट और एक इंपोर्ट, ठीक है ना। अगर इंडिया, ये इंडिया है आपका, अगर इंडिया या कोई भी देश अपना सामान, अपना गुड्स और सर्विसेज बाहर के देशों को बेचता है, तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड को जिस बैलेंस शीट पर रखा जाता है उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड। किसी भी देश के अंदर जब वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, मतलब अपना माल पूरी दुनिया में बेच रहा है, जैसे चाइना का माल पूरी दुनिया में बिकता है, इसका मतलब उसका एक्सपोर्ट अच्छा है। इसलिए चाइना की जो इकोनॉमी है उसको हम E.E कहते हैं, एक्सपोर्ट 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 इकोनॉमी कहते हैं, ट्रिपल ई कहते हैं उसको, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी। मतलब वो बाहर के देशों को अपना सामान बेचता है, उसका माल इंडिया में बिकता है, अफ्रीका में बिकता है, नॉर्थ अमेरिका में बिकता है, साउथ अमेरिका में बिकता है, यूरोप में भी बिकता है, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने डेवलप कर ली और वो पूरी दुनिया को अपना माल बेच रहे हैं। इसका मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया भी ऐसे बहुत सारी मटेरियल एक्सपोर्ट करता है। साथ में ही बाहर के देशों से सामान मंगवाना, अगर इंडिया अपना सामान अफ्रीका भेज रहा है, यूरोप भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, साउथ अमेरिका भेज रहा है, इसका मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया से सामान बाहर की ओर जा रहा है, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज किसका करेगा? एक्सपोर्ट किसका करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन मान लो तो हर एक देश एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है। और मान लो इंडिया अमेरिका से भी सामान मंगवा रहा है, अमेरिका सामान मंगवा रहा है, साउथ अमेरिका सामान मंगवा रहा है, यूरोप से सामान मंगवा रहा है, साउथ अफ्रीका सामान मंगवा रहा है, इसका मतलब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। तो बाहर के देश से अपने देश में सामान मंगवाना इंपोर्ट कहलाता है और बाहर के देशों को अपना सामान बेचना एक्सपोर्ट कहलाता है। ऐसा अमेरिका के लिए भी है। अमेरिका बहुत सारा सामान बाहर के देशों से मंगवाता है, किसी कंट्री का एक्सपोर्ट किसी कंट्री का इंपोर्ट बन जाता है, इन सिंपल। तो जो माल यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, वो अमेरिका के लिए क्या बन गया? इंपोर्ट बन गया, ठीक है ना। ऐसे अमेरिका बहुत सारा सामान इंपोर्ट भी करता है और बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट भी करता है ना। तो जो सामान अमेरिका से इंडिया आया वो अमेरिका का के लिए एक्सपोर्ट बन गया और इंडिया के लिए इंपोर्ट बन गया। सिंपल समझ में आ गया ना कि किसी देश का सामान, इंडिया अगर अपना सामान बांग्लादेश को बेच रहा है, इसका मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया अपना सामान किसी यूरोपियन कंट्री को बेच रहा है, इसका मतलब वो एक्सपोर्ट कर रहा है। कोई यूरोपियन कंट्री फ्रांस है, वो इंडिया को अपना सामान बेच रही है, तो इसका मतलब फ्रांस एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से इंडिया अगर फ्रांस से सामान मंगवा रहा है या बांग्लादेश से सामान मंगवा रहा है, तो वो इंपोर्ट कर रहा है, आयात और निर्यात। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? किसी भी कंट्री का अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा पॉजिटिव, फेवरेबल। हर देश को यही चाहिए कि उसके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हों। एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो बैलेंस शीट अगर देखोगे तो कमाई दिखेगी आपको, और इंपोर्ट से खर्चा हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारी फॉरेन करेंसी देकर के, जैसे हमारा देश जो है पेट्रोलियम और गोल्ड जो है वो क्या करता है? इंपोर्ट करता है। इसलिए हम बार बार गवर्नमेंट कहती है कि पेट्रोल का वेस्टेज कम करो, सोना थोड़ा कम खरीदो, क्योंकि ये सोना और ये पेट्रोल जो है ये बाहर के देशों से आता है, और इस सोने और पेट्रोल का जो पेमेंट है हमको डॉलर्स में करना पड़ता है। अभी जैसे ईरान है, रशिया है, इसको हम रुपए में पेमेंट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट करती है। गोल्ड का भी पेमेंट जो है वो डॉलर में होता है, तो इंडिया को उसमें पैसा खर्चना पड़ता है, तो नुकसान होता है। इसलिए हर एक कंट्री चाहता है कि उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, कम से कम इंपोर्ट करे वो, और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे और इंपोर्ट कम होंगे। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो हिसाब किताब है, उसकी जो अकाउंटेंसी है, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इंपोर्ट मतलब सामान मंगवाना, एक्सपोर्ट मतलब सामान बेचना,
और इन दोनों का जो फाइनल स्टेटस है, इन दोनों की जो क्रेडिट और डेबिट की जो लिस्ट है, इनका जो हिसाब किताब है, कितना पैसा लिया कितना पैसा दिया, ठीक है ना, इसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हिसाब किताब को जो है हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाते हैं, बीओपी कहते हैं इसको, ठीक है ना, या फिर ट्रेड ऑफ बैलेंस कहते हैं इसको, या बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। समझ में आ गया? सिंपल है तो, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, द बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय द कंट्री टू द अदर कंट्रीज। भाई हर एक देश कुछ सामान खरीदता है, कुछ सामान बेचता है, जो सामान बेचेगा उसको एक्सपोर्ट करेगा, जिस सामान को खरीदेगा उसको इंपोर्ट करेगा, हर एक कंट्री यही करता है। इफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट, द कंट्री हैज द नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है, इसका मतलब नेगेटिव, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हो और खर्चा कभी भी सही नहीं होता है, कमाई होनी चाहिए और कमाई होगी एक्सपोर्ट से। तो अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट की तुलना में, है ना, अगर आपके इंपोर्ट्स मोर देन है एक्सपोर्ट्स है, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? नेगेटिव होगा, अनफेवरेबल होगा, ठीक है ना। इज मोर देन द कंट्री हैज द, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट्स देन द कंट्री इज द पॉजिटिव ऑफ द फेवरेबल ट्रेड। और अगर आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? फेवरेबल होगा। समझ में आ गई? तो हर हाल में आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट्स कम होना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो फेवरेबल बिजनेस कर रहे हो, बैलेंस शीट पॉजिटिव होगी आपकी, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा। अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो नेगेटिव होगा, अनफेवरेबल होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव दिखाएगा आपको। अ नेगेटिव बैलेंस वुड बी अल्टीमेटली लीड द एग्जॉशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिजर्व्स। आपके फाइनेंशियल रिजर्व्स खर्च होंगे इससे। सोना चांदी मंगाने में आपको जो है वो पैसा खर्च करना पड़ेगा और आपको अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आपको खरीदना पड़ेगा, तो आपको बहुत सारा मनी वेस्ट होगा इसमें। इसलिए हर एक देश चाहता है कि उसके एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंपोर्ट्स नहीं, ठीक है। अब टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दो तरह के होते हैं, एक बायलैटरल होता है, एक मल्टीलैटरल होता है। जब कई सारे देशों के साथ हम बिजनेस करते हैं तो उसे बायलैटरल ट्रेड कहते हैं। जब हम किसी एक देश के साथ बिजनेस करते हैं उसे जब हम कई सारे कंट्री के साथ में बिजनेस करते हैं उसे मल्टी ट्रेड कहते हैं। और जब हम दो देशों के बीच में या केवल दो ही कंट्री, मान लो कि भारत और पाकिस्तान ही केवल बिजनेस कर रहे हैं, उसे कहेंगे बायलैटरल। और जब भारत बहुत सारे देशों के साथ बिजनेस कर रहा है तो उसे कहेंगे मल्टीलैटरल। तो द डन बाय द टू कंट्री विथ ईच अदर, ठीक है ना। मान लो भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान का तो नाम ही मत लो, इंडिया और केवल अमेरिका बिजनेस कर रहे हैं तो इसे कहेंगे बायलैटरल। मल्टीलैटरल, द कंडक्ट विद द मैनी कंट्रीज। अब इंडिया जो है वो अमेरिका से बिजनेस कर रहा है, यूरोप से बिजनेस कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में भी बिजनेस कर रहा है, तो उसे कहेंगे मल्टीलैटरल। एक देश जब कई सारे देशों के साथ बिजनेस करता है, और वैसे भी आज के समय में सब लोग मल्टीलैटरल ट्रेड ही कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं, ना के बराबर सब मल्टीलैटरल ट्रेड ही कर रहे हैं, ठीक है। अब केस ऑफ द फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फ्री ट्रेड क्या है, ठीक है ना। क्या है? फ्री ट्रेड की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ओके, जिसको मैं समझा चुका हूं आपको। अब फ्री ट्रेड क्या है? अगर हम फ्री ट्रेड को समझें तो यहां पे आकर अगर अपन फ्री ट्रेड को समझें तो फ्री ट्रेड क्या है, ठीक है। फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज जो हैं वो टैक्सेस को हटा लें, ट्रेड एंड ट्रैफिक्स जो टैरिफ्स हैं उनको हटा लें, कस्टम ड्यूटीज को हटा लें। तो क्या होगा? अगर मान लो कि एक कंट्री डेवलप है और एक कंट्री डेवलपिंग है, ठीक है ना, मान लो बांग्लादेश और ब्रिटेन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसमें यह हो जाएगा कि दोनों ही देश एक दूसरे के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। अब इसका फायदा किसको होगा? ब्रिटेन को होगा, क्योंकि ब्रिटेन के पास में मैन्युफैक्चरिंग मजबूत है और ब्रिटेन जो था वो पहले भी बहुत ज़्यादा जो है वो सामान को एक्सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को। तो फिर बांग्लादेश को क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के जो गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो बांग्लादेश में सस्ती हो जाएंगी और बांग्लादेश की जो लोकल और डोमेस्टिक सर्विसेज और गुड्स हैं वो उनका कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज़ के जो कंज्यूमर गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं, बेटर देन है बाकी किसी डेवलपिंग कंट्री से। और अगर आपने टैक्सेस हटा दिए उनके ऊपर से तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो आपके डोमेस्टिक मार्केट को खत्म कर देगी। इसलिए इंडिया में जब वॉलमार्ट आ रहा था तो सब लोगों ने विरोध किया ना, लोकल बिजनेसमैन ने, कि वॉलमार्ट का विरोध करो, क्योंकि जो दुकानदार दाल 120 रुपये किलो बेच रहा है, वॉलमार्ट उसी दाल को 70 रुपये किलो बेचेगा, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगा और उसने कमोडिटी को पूरे दुनिया से इकट्ठा करके मंगवा लिया, तो सस्ते बेचना शुरू कर दिया, तो पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा।
तो फ्री ट्रेड से एक शब्द निकलता है डंपिंग, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर या कमजोर देशों के अंदर अपने प्रोडक्ट की रेट घटा करके उसको मार्केट में डंप कर देते हैं, जिससे कि लोकल मार्केट खत्म हो जाता है और फिर उनकी मोनोपोली बन जाती है, फिर बाद में उस चीज को महंगा करके बेचना शुरू कर देते हैं। इसे डंपिंग भी कहते हैं। The act of the opening the economy for the trading is known as by the free trade or the trade liberalization. This is done by the bringing down trade barriers like tariffs. Tariffs मतलब जो taxes लगते हैं, ठीक है, जो rules regulation होता है. The trade liberalization allow the goods and services from the everywhere to the compete with the domestic product and the services. Okay. The practice of the selling of commodities in the two country at the price that they differ from the region not related cost in the called a dumping. डंपिंग कहता है, डंपिंग से डेवलपिंग कंट्रीज है, जो कमजोर देश हैं, वीकर कंट्रीज है, उनको बड़ा नुकसान होता है, उनका लोकल मार्केट खत्म हो जाता है। ऐसा अफ्रीका में बहुत हुआ, ऐसा लैटिन अमेरिका में बहुत हुआ, वेनेजुला वगैरह तो देश बर्बाद ही हो गए, ठीक है ना। उनका लोकल मार्केट तो पूरा का पूरा ही क्या हो गया, फिनिश हो गया, वैनिश हो गया, खत्म हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ इस लेसन के अंदर, कि मेरी जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्या बनी है? प्लेलिस्ट बनी है वन शॉट की। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, पूरे के पूरे 8 के 8 चैप्टर बुक फर्स्ट के आपको वहाँ वन शॉट्स में मिल जाएंगे। साथ के अंदर ही इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको इनके क्वेश्चंस के वन शॉट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जाकर के, क्योंकि मैं पहले लेसन्स पढ़ा देता हूँ, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो हर मंडे को हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। साथ में आप ऐप को डाउनलोड करें। ये ऐप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अपना अब अगस्त सितंबर का महीना आ चुका है, तो अगर हम अब भी नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब तो जागना जरूरी है ना। हमें पहले तो 12th का एग्जाम देना है, और 12th के एग्जाम के बाद में हमें CUT देना है। भाई 12th का परसेंटेज जो है वो आपको, अभी हम लेसन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी लेसन खत्म नहीं हुआ है, अभी हम WTO भी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। आगे भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है उनको देखना है और समझना है। हमको पोर्ट्स पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कि टाइप ऑफ द पोर्ट्स पढ़ना है ना, तो रुके रहना, मज़ा आएगा पढ़ के। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब क्योंकि अगस्त सितंबर का महीना जो है वो आ चुका है, अगस्त सितंबर, तो हमें जो है वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब हमें तैयारी पे लगना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो एग्जाम शुरू हो जाएंगे आपके ना, और उसके बाद आपका CUT लगेगा। तो अच्छे नंबर भी आ जाएं, जिससे कि हम साइकोलॉजिकली हमें अच्छा लगे। अच्छे मार्क्स सबको अच्छे लगता है, ठीक है ना, फ्री की चीज़ और अच्छे मार्क्स सबको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे मार्क्स फ्री में नहीं आते हैं, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। और आज अगर यहाँ पे अच्छे पढ़ लिए 12th क्लास में, तो CUT का एग्जाम आसान हो जाएगा, आपके डोमेन्स का जो है टॉप आसान हो जाएगा। तो क्यों ना हम जो है वो CUT की तैयारी भी साथ कर लें और 12th की तैयारी भी साथ कर लें, क्योंकि CUT में GT भी आएगी, जिसमें क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, GK आएगा, साथ में आपकी लैंग्वेज भी आएगी, साथ में आपके जो डोमेन्स आप सेलेक्ट करोगे वो भी आएगा। तो क्यों ना हम आज से ही जो है वो तैयारी शुरू करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो आपको क्या करना है? आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है ना, आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम चूज करना है। उसके बाद आपको जो है वो CUT UG चूज करना है, और फिर CUT महापैक चूज करना है। जैसे आप CUT महापैक चूज करेंगे, ठीक है ना, जैसे आप CUT महापैक चूज करेंगे, जैसे आप CUT महापैक चूज करेंगे, तो आर्ट्स डोमेन विथ प्रिंटेड बुक्स और विदाउट प्रिंटेड बुक्स, ठीक है ना, दो हैं। मैं आपको कहूंगा CUT महापैक विथ प्रिंटेड बुक्स आप लें। अब सर इसका फायदा क्या होगा? इसके दो फायदे हैं। एक तो आपकी 12th की तैयारी इसी के साथ हो जाएगी, पहली बात। दूसरा CUT की तैयारी इसके साथ हो जाएगी, दूसरी बात। बुक्स आपको मिल जाएगी, तीसरी बात। सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर आपको इसके साथ मिल जाएंगे। साथ में हमारी मेंटरशिप मिल जाएगी आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है। इस महापैक के अंदर ये फायदा है कि आपके 12th के एग्जाम तो कंप्लीट होंगे, साथ में आपकी CUT की कंप्लीट तैयारी, चाहे वो GT हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे आपके डोमेन्स की तैयारी हो आर्ट्स के अंदर, वो कंप्लीट आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ में आपको हमारी मेंटरशिप मिलेगी 24/7 आवर्स, तभी तो हम अड्डा 24/7 है। आप मुझे मैसेज करोगे, सर मुझे चैप्टर समझ नहीं आ रहा, या मैं घबरा रहा हूँ, या मैं डर रहा हूँ, आप मेरे को मैसेज करो, एंड देन आप मुझे कॉल कर सकते हो और हम बात कर सकते हैं बाकायदा, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, ये महापैक 15,299 का क्यों? तो इसका आसान उपाय है, बाय नाउ पे जाओ और यहाँ पर एक कोड लगाओ, ठीक है ना, YSIRG20, ये कोड अप्लाई करो आप, तो लगभग आपको 3,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, लगभग। और 14,949 रुपये का ये आपका हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 14,949 रुपये का आपका ही हो जाएगा, 4939
के अंदर आपका ये बैच हो जाएगा और कोड आपको लगाना है वाई सर G20। इस कोड के साथ आपको चलना है। सर इस कोड को क्यों लगाएं, फ़ायदा क्या है? फ़ायदे क्या है इस कोड के? सबसे पहले बात तो ये मेरी ईमेल आईडी है YASHWARDHAN yashwardhan.singh@247.com। ठीक है, ये मेरी क्या है, ईमेल आईडी है। समझ में आ गई बात, है ना? इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। साथ में हमारी मेंटरशिप 24/7 आपको मिलेगी। अब आपको इस बैच में क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। जो बच्चे लाइव देखते लाइव देखें, किसी कारण से लाइव नहीं देख पाए तो वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। साथ में आपको DPPs मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। साथ में आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर हम आपको हल करवाएंगे, ठीक है ना। आपको रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, केवल पढ़ाएंगे नहीं, रिवीजन भी हम ही कराएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। जो आपको चाहिए वो सब हम देंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। साथ में डाउट सेशंस होंगे, डाउट्स क्लियर करने के लिए 1-to-1 आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। साथ में इस बैच के अंदर आपको जो है वो जितने भी CUT के बैचेज आएंगे नए, उन सब में आपको एक्सेस मिलेगा। आपको बार बार बैचेज नहीं खरीदना है। साथ में ही आपको जो है वो टॉपर्स के द्वारा भी जो है आपको जो है मेंटरिंग कराई जाएगी। साथ में जो है अनलिमिटेड टेस्ट आप दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। साथ में जो है आपको बुक्स भी जो है वो इसके अंदर मिलेंगी। अब महापैक क्यों लेना है? अगर आप 12th का अलग से कोर्स लेते हो तो 5 से 6 हज़ार का पड़ता है, और अलग से अगर CUT का कोर्स लेते हो तो 15 हज़ार का पड़ता है। दोनों को मिला के लगभग 20 से 21 हज़ार खर्चा होता है। लेकिन और बुक्स भी नहीं है, फिर इसमें बुक्स भी हैं, आपके टेस्ट सीरीज भी है, आप सब कुछ कंप्लीट पैकेज है। 14,949 रुपए का है, बेस्ट है, ठीक है ना। आज की तैयारी कल की सफलता। आज का ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है बच्चों, ठीक है। तो वाई सर G20 और इसमें 4 लोग हम पढ़ाते हैं। GT प्लस लैंग्वेज तो आपको पढ़ा ही रहे हैं सर। डोमेन में मोइन सर पढ़ाएंगे शानदार पॉलिटिकल साइंस, अनीता मैम पढ़ा रही है हिस्ट्री, मैं यशवर्धन पढ़ा रहा हूँ आपको ज्योग्राफी, साथ में प्रिंस सर पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमी। 4 डोमेन है। इंग्लिश के बेस्ट फैकल्टी इंडिया की हमारी टीम में बेस्ट है रोबेगा मैम। साथ में अगर हम बातचीत कर लें इस महापैक के अंदर तो क्वांट भी है, रीजनिंग भी है, GT भी है। तो क्यों ना हम आज से ही, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, अच्छे मार्क्स तो हम ले आए, साथ में अच्छा कॉलेज मिल जाए, क्योंकि अच्छे कॉलेज से हमारा 360 डिग्री डेवलपमेंट होगा। तो इस पॉइंट पे जाएं और वाई सर G20 कोड लगाएं। थैंक यू। चले भाई, अब लेसन पे आ जाते हैं वापस हम, ठीक है ना। लेसन पे आ जाते हैं। डंपिंग, द कंट्री आल्सो नीड टू बी ए कॉन्शियस अबाउट द डंप गुड्स एज द डंप गुड्स फॉर द चीपर प्राइस एंड कैन हार्म द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। बता दिया ना मैंने आपको, है ना। सस्ते में बिकती है चीज़ें क्योंकि टैक्स लगता नहीं है, और उनका जो लोकल मार्केट होता है वो उसको बराबर टक्कर नहीं दे पाता है, तो ख़त्म हो जाता है लोकल मार्केट, और इंटरनेशनली जो है वो फिर वो कब्जा हो जाता है, ठीक है। चले भाई आगे पढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, इंटरनेशनली जो बिजनेस होता है उसको लेकर के ये पॉलिसीज़ बनाती है, गवर्नमेंट से बातचीत करती है, नेगोशिएशंस करती है, एग्रीमेंट्स करती है, ठीक है ना, कंट्रीज के बीच संबंध बनाती है, ठीक है ना, और मेंबर्स जो हैं वो इसके बनते हैं, ठीक है ना। तो ये सब काम जो है वो ये करती है। साथ में देशों के बीच में जो डिस्प्यूट्स होता है उनको ये सॉल्व करती है, रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है वर्ल्ड ट्रेड के लिए, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वो गेट के थ्रू हुई थी 1948 में। बाद में गेट में 1994 में इंप्रूवमेंट किया गया, और फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो स्टैब्लिश किया गया 1995 में। तो 1948 they liberalized the world from the high customs tariffs and the various other type of the restrictions. The general agreement of the tariff and trade GATT was formed by the some countries. In 1994 was decided by the members countries, जो GATT की member countries थे, the permanent institution for the looking after the promotion of the free and fair trade amongst the nations. Free and fair trade हो, ट्रेड डिस्प्यूट ना हो, नए नए एग्रीमेंट्स कराया जाए, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाया जाए, उसके लिए फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। किसको किया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया 1995 में। तो गेट कब आया? 1948 के अंदर। उसके बाद जो है फिर 1994 के अंदर डिसाइड किया गया, जो गेट की मेंबर कंट्रीज थी, कि एक फेयर और फ्री और फेयर ट्रेड के लिए, साथ में ही एक ऐसा ट्रेड जिसमें कोई डिस्प्यूट पैदा हो तो एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बना दे जो डिस्प्यूट्स को दूर कर सके। होता है कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के टैरिफ्स एंड टैक्सेस को लेकर के। तो 95 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो है इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया। फंक्शन ऑफ WTO, ठीक है, द डील विद द ग्लोबल रूल्स ट्रेड बिटवीन द नेशंस, द सेट रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम्स, द डिसॉल्व द
disputes. It's also cover the services like a telecom, banking and the intellectual property rights. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब क्वांटम कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, किसी आइडिया को जनरेट करना, कुछ नया कुछ चीज़ का इनोवेशन करना, उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. सिंपल, इन सिंपल मैनर अंडरस्टैंड करके. अब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे और मुझे बताओगे, ठीक है. जैसे कमेंट बॉक्स में थोड़ा बढ़ जाए अपना. अब क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं? असल में WTO जो है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काम करता है, यूरोप और अमेरिका के लिए, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं सॉरी उनके लिए काम करता है ये. यूरोप और अमेरिका की जो ब्रिटेन, अमेरिका, इटली है ना, स्पेन, ठीक है ना, जर्मनी, USA, कनाडा, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ऊपर ये अपनी दादागिरी दिखाता है. सिंपल मैनर में क्रिटिसिज्म है इसका. द फ्री ट्रेड इज अ वेल्डिंग द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर नेशंस. द इन्फ्लुएंशियल नेशन ऑफ इन WTO फोकस ऑन देयर इंटरेस्ट. जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए इसको घुमाते रहते हैं. द मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैज़ नॉट ओपन देयर मार्केट्स टू द प्रोडक्ट फ्रॉम द डेवलपिंग नेशंस. कुल मिलाकर के डेवलपिंग नेशंस के तो मार्केट ओपन करा दिए पूरे जबरदस्ती, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज का माल अपने देश में नहीं आने देते. टैरिफ और टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं जिससे कि लोकल मार्केट में उनका माल नहीं बिक सके. इशू ऑफ द हेल्थ वर्कर्स राइट, चाइल्ड लेबर और एनवायरनमेंट के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है ना. बड़ी बड़ी मान लो कि बहुत बड़ी कंपनी अमेरिका की, उसने बांग्लादेश में प्लांट लगा दिया, वहाँ पे 20-20 घंटे वो काम करवा रहा है, क्योंकि अमेरिका में तो 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं कराओगे, वीकेंड पे आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, छुट्टी देनी पड़ेगी. वहाँ पर तो वर्कर्स के बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन ये अपनी फैक्ट्री कहाँ खोलते हैं? बांग्लादेश में. वहाँ पर बेचारे गरीबी है तो उनसे 20-20 घंटे काम कराते हैं, 15-15 घंटे काम कराते हैं, कोई रहने की सुविधा नहीं देते हैं, ठीक है ना, बहुत कम तनख्वाह देते हैं, वेजेस भी बहुत कम होते हैं, चाइल्ड लेबर करवाते हैं, ठीक है ना. लेकिन इसके ऊपर WTO कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है बिल्कुल, ठीक है ना. द WTO हेडक्वार्टर लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना. द WTO मेंबर दिसंबर 2016. द इंडिया हैज़ बीन द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना. कंसर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना. कंसर्न कौन? इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी प्रूव टू बे ए डिटरमेंटल ऑफ नेशन ऑफ इट्स लीड्स ऑफ द डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री, अनइवन लेवल ऑफ द डेवलपमेंट, एक्सप्लोइटेशन एंड कमर्शियल राइवलरी लीडिंग द वार्स. हो रही है ना. बिजनेस होगा तो राइवलरी भी होगी बिजनेस को लेकर के. एज द कंट्री कंप्लीट द ट्रेड, मोर प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज स्पायरल अप, resources get used for the faster than the can be replenished. If the organizations are the grade only toward the profit making and the environmental and health concern are not addressed. बस केवल मुनाफा कमाओ, धंधा करो, एनवायरनमेंट गया तेल लेने, ठीक है ना. पॉल्यूशन होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज में अपने प्लांट लगाती है. वहाँ जैसे अपने यहाँ पे थी ना भोपाल के अंदर कार्बन, कौन सी थी, कार्बन अजाइड या साइनाइड, कौन सी कंपनी थी उसकी, जिसने गैस फैल गई थी, भोपाल गैस कांड हो गया था, अमेरिका की कंपनी थी वो, ठीक है ना. उस जहरीले गैस का प्लांट यहाँ लगाया, यहाँ पे सारे लोग मर गए, लेकिन कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी, है ना, ठीक है. ओके, ये है. अब गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किसके थ्रू होता है? वो इन पोर्ट्स के थ्रू होता है, क्योंकि पोर्ट्स जो होते हैं या वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो चिपर होता है, इसकी मेंटेनेंस कम होती है, साथ में ये मिलियन ऑफ टन्स के अंदर बल्क में माल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है कंटेनर के थ्रू. तो बड़े बड़े शिप्स होते हैं और इस तरह के जो है वो पोर्ट्स होते हैं. इसलिए जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, है ना. कांडला इंडिया में मुंद्रा पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, कोचीन पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, विशाखापत्तनम पोर्ट है, आपका कैलकाटा पोर्ट है, ऐसे कोपनहेगन पोर्ट है, ट्रिपोली पोर्ट है, ठीक है ना. ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे पोर्ट हैं, ठीक है. तो इनके थ्रू बिजनेस होता है, इसलिए पोर्ट्स को गेटवे ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, कि इंटरनेशनल ट्रेड का जो मुख्य द्वार है जहां से ये ट्रेड होता है, 90-95% ट्रेड इसी के थ्रू होता है, इसलिए इसे गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, कि इंटरनेशनल ट्रेड का जो रास्ता है वो इन पोर्ट्स से होकर के गुजरता है. तो पोर्ट्स के टाइप देख लेते हैं ना. द पोर्ट्स, द पोर्ट्स प्रोवाइड अ फैसिलिटी ऑफ द डॉकिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड द स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द कार्गो. सामान आ गया, उसको लोड कर दो, अनलोड कर दो, कार्गो को रखने की फैसिलिटी दो, स्टोरेज करने के लिए बड़े बड़े गोडाउन्स बनाओ. अब ये पोर्ट्स कितने तरह के होते हैं बात कर लें. ये पोर्ट्स, द टाइप ऑफ द पोर्ट्स बेस्ड ऑन द लोकेशन, इनलैंड पोर्ट्स एंड आउट पोर्ट्स, हम एक एक को पढ़ेंगे भी. फिर बेस्ड ऑन द ट्रैफिक हैंडल, इंडस्ट्रियल पोर्ट, कमर्शियल पोर्ट एंड कंप्रेसिव पोर्ट. फिर बेस्ड ऑन द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, ऑयल पोर्ट, पोर्ट ऑफ कॉल, पैकेट स्टेशन, इंटर पोर्ट्स एंड नेवल पोर्ट्स, ठीक है ना. तो इतने तरह के जो होते हैं वो ये पोर्ट्स होते हैं सिंपली. ओके, चले. तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, वो बात करेंगे कार्गो हैंडल के अंदर. तो इंडस्ट्रियल पोर्ट, दिस पोर्ट आर स्पेशलाइज्ड इन द बल्क कार्गो लाइक अ ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल्स एंड सिमिलर मटेरियल्स. इन्हें इंडस्ट्रियल पोर्ट्स कहते हैं,
ठीक है ना। फिर बात करते हैं कमर्शियल पोर्ट की। दिस पोर्ट्स हैंडल अ जनरल कार्गो, पैकेज प्रोडक्ट एंड द मैन्युफैक्चर गुड्स। दिस पोर्ट्स आल्सो हैंडल अ पैसेंजर ट्रैफिक, है ना। कमर्शियल पोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक भी हैंडल करते हैं और मैन्युफैक्चर गुड्स को भी हैंडल करते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं आपके कंप्रेसिव पोर्ट। सच पोर्ट हैंडल बल्क एंड जनरल कार्गो इन द लार्ज वॉल्यूम, उन्हें कंप्रेसिव पोर्ट्स कहते हैं। तो तीन हो गए, इंडस्ट्रियल पोर्ट हो गए, कंप्रेहेसिव पोर्ट हो गए और कमर्शियल पोर्ट्स हो गए, बेस ऑन ट्रैफिक, कि ट्रैफिक कितना आ रहा है उनके ऊपर, ठीक है ना। अब बात करें टाइप ऑफ पोर्ट और बेस ऑफ द लोकेशन। इनलैंड पोर्ट एंड आउटपोर्ट्स। इनलैंड पोर्ट होते हैं वो रिवर्स पर होते हैं, और आउटपोर्ट्स होते हैं वो किसी कंट्री से समुद्र में थोड़ा दूर पे होते हैं। इनलैंड पोर्ट्स की बात करें तो कैलकाटा एक अच्छा एग्जांपल है इनलैंड पोर्ट्स का, कि हुगली रिवर्स पे जो है वो पोर्ट जो है वो कैलकाटा पोर्ट है। ऐसे मिसिसिपी मिजोरी का पोर्ट भी है, ठीक है ना। ऐसे आपको नीदरलैंड में रॉटरडम पोर्ट भी दिख जाएगा, ठीक है ना। साथ में अगर हम बात कर लें तो आउटलैंड पोर्ट होता है, ये कंट्री है, इसका जो समुद्र है वो छिछला है, ठीक है ना, शैलो है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है और जहाज वहाँ तक नहीं आ सकते, तो गहरे समुद्र में ये पोर्ट बनाया जाता है, जैसे कि एथेंस का पोर्ट है। तो दो तरह हो गए, इनलैंड पोर्ट्स एंड आउट पोर्ट्स। दिस पोर्ट्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, दे आर द लिंक टू द सी थ्रू अ रिवर और कैनाल। सच पोर्ट्स आर द असेंबल फॉर द फिट बॉटम शिप और द बैराज फॉर द सिंपल मैनचेस्टर लिंक विद द कैनाल। कैलकाटा पोर्ट भी इसका है ना, बजरास जो होते हैं एक टाइप का जहाज ही होता है। Outports. These are deep water port built away from the actual ports. This serve the parent port by the receiving those ships which are the unable to approach there due to their large size. For example, Athens is the outport, Piraeus in the Greece, है ना। तो एथेंस के आसपास का समुद्र बहुत गहरा नहीं है, तो छोटे जहाजों से सामान आ जा सकता है, लेकिन बड़े जहाज नहीं आ सकते, तो थोड़ा बाहर जाकर के गहरे समुद्र में एक बड़ा पोर्ट बनाया गया है, ठीक है। तो इनलैंड पोर्ट एंड आउटलैंड पोर्ट जो है वो लोकेशन के ऊपर बेस है। अब टाइप ऑफ द पोर्ट, बेस ऑफ द स्पेशल function. Oil ports. These ports deal in the processing and the shipping of the oil. Some of these tanker ports and some are the refinery ports. Maracaibo in Venezuela is an example. Tripoli भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ट्रिपोली लीबिया के अंदर, मराकैबो वेनेजुएला में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो ऑयल पोर्ट्स क्या करते हैं, यहाँ पर टैंकर पोर्ट्स भी होते हैं और साथ में रिफाइनरी पोर्ट्स भी होता है, जो तेल को साफ करते हैं और जो तेल को इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। तो ऑयल पोर्ट जहाँ पर केवल पेट्रोलियम या पेट्रोलियम मटेरियल का जो है वो शिपमेंट होता है, ठीक है ना, साथ में उनसे साफ भी रिफाइनरी भी किया जाता है। तो माराकैबो वेनेजुएला और साथ में ट्रिपोली लीबिया इन अफ्रीका, और माराकैबो वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका में। और पोर्ट ऑफ कॉल की बात करें, दीज आर पोर्ट्स विच इज द ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर कॉलिंग पोर्ट एंड मेन सी रूट्स विच आर शिप यूज टू द एंकर फॉर द रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स। मतलब कुल मिलाकर के जब कहते हैं ना बस या ट्रेन बहुत लंबा चलती है तो रेस्ट करती है ना, किसी स्टेशन जाकर रुक जाती है, वही पोर्ट ऑफ कॉल करते हैं। जब जहाज बहुत दूर से आ रहा होता है तो पानी लेने के लिए, खाना लेने के लिए, रेस्ट करने के लिए, मरम्मत करने के लिए जिन पोर्ट्स पर रुकता है उसे पोर्ट ऑफ कॉल कहता है। अदन जो है आपका, वो आपका रेड सी के पास में है। होनोलुलु सिंगापुर, ये इसके एग्जाम्पल है। होनोलुलु जो है वो पैसिफिक ओशन में, वेस्ट पैसिफिक ओशन की बात कर लें होनोलुलु तो जो वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका है उसी के पास होनोलुलु है, और होनोलुलु को क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक ओशन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और सिंगापुर आपका, ठीक है। पैकेट स्टेशन, दीज पैकेट स्टेशन आर द एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर एंड द मेल अक्रॉस द वाटर बॉडीज कवरिंग द शॉर्ट डिस्टेंस। एग्जाम्पल आर द डोवर इन इंग्लैंड, ठीक है ना। पैकेट स्टेशन फेरी स्टेशन होते हैं, असल में छोटा माल मटेरियल ले जाते हैं, साथ में पैसेंजर्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट करता है। द इंटरपोर्ट पोर्ट, दीज आर कलेक्शन सेंटर्स वेयर द गुड्स आर ब्रॉड फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट। सिंगापुर्स इंटरपोर्ट फॉर द एशिया, सिंगापुर हो गया, कोपेनहेगन हो गया। इंटरपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, मान लो कि एक जहाज अमेरिका से आया और उसको एक जहाज अमेरिका से आया और उसको मान लो कि या ऐसे कर लेते हैं कि एक जहाज जो है वो ब्रिटेन से आया, ब्रिटेन से वो सिंगापुर आया, सिंगापुर में आके उसने माल खाली कर दिया पूरा, और फिर एक ऑस्ट्रेलिया से जहाज आया, उस माल को जो है उस जहाज में रखा गया और ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। तो ऐसे पोर्ट जहाँ पर गुड्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, जहाँ पर एक जगह से माल उतार दिया जाता है और दूसरा जहाज आकर के उस माल को ले जाता है, उसे इंटरपोर्ट्स कहते हैं, जहाँ पर एक्सपोर्ट्स का एक्सचेंज होता है ना, कलेक्शन किया जाता है, वापस सामान को बांट दिया जाता है। और इंटरपोर्ट जो है उसके लिए सिंगापुर बहुत फेमस है। नेवल पोर्ट्स, नेवल पोर्ट्स मतलब जो नेवी के होते हैं, मतलब आर्मी का टाइप है नेवी, एयरफोर्स, है ना, जो फोर्सेज होती हैं नेवल पोर्ट्स, वहाँ पर उनके बड़े बड़े जो डिस्ट्रॉयर, बड़े बड़े जहाज जो है वो खड़े रहते हैं। तो द वॉरशिप एंड द रिपेयर ऑफ द वर्कशॉप, द कोची जो है केरला के अंदर, और कारवाड़, ठीक है ना, एग्जाम्पल ऑफ सच पोर्ट इन द इंडिया, ठीक है। तूतीकोरिन भी, विशाखापत्तनम भी जो है नेवल पोर्ट है। तो ये टाइप ऑफ द पोर्ट्स है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा ये लेसन हुआ आज का, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड।
उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। एक समराइज वे में आपको मैं इस लेसन को मैंने आपको डिलीवर किया। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल CUT-24/7 को जरूर ज्वाइन करें। इसका PDF पूरा आपको वहाँ मिल जाएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट को भी आप करें, फॉलो करें। साथ में सब टीचर्स की क्लासेस लगती है, उनको भी जाकर के आप फॉलो करें, जरूरी है। अब अड्डा 24/7 आपकी प्रिपरेशन में क्यों? क्योंकि एक तो हम लीडिंग है इस मार्केट के अंदर, दूसरी बात हमारे पास 100% की रिजल्ट है, और रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है। एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आड़ सी क्या, पढ़े लिखे को फाड़ सी क्या, है ना। तो हम पढ़े लिखे हैं ठीक है ना, और हमारे पास रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स वैसे सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं, और ये रिजल्ट्स ही हमें आपके बीच में एक पुख्ता जगह देते हैं और आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या करना है? अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने ऐप डाउनलोड किया, आप UG-PG एंट्रेंस पे गए, सबसे पहले CUT UG पे गए, CUT महापैक पे गए आप, ठीक है ना, और CUT में महापैक जाके व्यू ऑल में गए, और व्यू ऑल में जाकर के CUT महापैक विथ आर्ट्स डोमेन विथ प्रिंटेड बुक्स आपने सेलेक्ट किया, ठीक है ना। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, आप बाय नाउ पर गए, ठीक है ना। बाय नाउ पर जाकर के आपने YSIRG20 और एंटर कर दिया। जैसे आपने एक कोड लगा दिया, ठीक है ना, क्या कोड लगाया आपने? YSIRG20 कोड लगाया, तो आपको 3000 का डिस्काउंट मिलेगा, 4939 का ही पड़ेगा आपको। महापैक के फायदे क्या है? एक तो एग्जाम तक हम आपसे बने रहेंगे, दूसरा जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे 12th प्लस CUT के, उस समय आपको एंट्री मिल जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इसके अंदर आपको अनलिमिटेड टेस्ट पेपर मिलेंगे, इसमें आपको अनलिमिटेड जो है सैंपल पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, साथ में हमारी मेंटरशिप मिलेगी, टॉपर्स की मेंटरशिप मिलेगी। आप हमसे 1-to-1 बात कर सकते हो एग्जाम के दौरान, कभी भी बात कर सकते हो। ऐसे आप मैसेज करो और हम आपको फिर आप हमसे बातचीत कर सकते हो। साथ में आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है ना। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, क्लास में डेली DPPs मिलेंगी, सैंपल पेपर होंगे, प्रैक्टिस पेपर होंगे, रिवीजन नोट्स होंगे, रिवीजन क्लास होगी, हमारी मेंटरशिप होगी, और इसमें GT प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज जितनी भी आपकी वो इसके अंदर आ गई आपके। साथ में आपके 4 डोमेन्स आ गए। मोइन सर पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पढ़ाएंगे अनीता मैम, प्रिंस सर पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, और मैं ईश्वरदन पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी, जो बेस्ट है। इनके रिजल्ट्स है हमारी टीम के पास, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस डेली देखने को मिलेंगी। मेरा ईमेल ID जो है YASHWARDHAN yashwardhan.SINGSing@adda247.com, ये मेरी ईमेल ID है। आप इससे मुझसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। तो YSIRG20 मेरा कोड है, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें CUT-24/7 के साथ में। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। धन्यवाद।